मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों से आज वित्तीय अंकेक्षणों की समीक्षा के संबंध में चर्चा करूंगा। वित्तीय अंकेक्षणों की समीक्षा के अंतर्गत आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल ऑडिट में 4 भाग: आंतरिक अंकेक्षण का विशेष महत्व, आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य, आंतरिक अंकेक्षण विभाग की आवश्यकताएं तथा आंतरिक अंकेक्षण विधि के संबंध में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम वैधानिक अंकेक्षण के विषय में चर्चा करेंगे तथा अंत में वित्तीय अंकेक्षण की समीक्षा के संबंध में अपनी चर्चा को विराम देंगे। आंतरिक अंकेक्षण ऐसी स्वतंत्र जांच प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लेखा, वित्तीय व अन्य क्रियाओं का पुनरावलोकन करना होता है ताकि यह प्रबंधकों की रचनात्मक सेवा का आधार बन सके। इस प्रकार आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत केवल लेखा संबंधी व्यवहारों की जांच नहीं की जाती, बल्कि समस्त व्यावसायिक क्रियाओं की जांच की जा सकती है। वैधानिक अंकेक्षण का भिन्न यह प्रायः संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। भारतवर्ष में यदि बाह्य अंकेक्षकों से वैधानिक अंकेक्षण के क्षेत्र से परे कोई कार्य कराया जाता है तो उसे भी आंतरिक अंकेक्षण की संज्ञा दी जाती है, जबकि ऐसे लोग कंपनी के संबंध नियमित कर्मचारी ही नहीं होते। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य से मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि प्रबंध अंकेक्षण का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है और यह नियमित नहीं करवाया जाता, कभी कभी करवाया जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण अपने सीमित क्षेत्र से निरंतर चलता रहता है। आंतरिक अंकेक्षक निर्देश नहीं देता है और न वह स्वयं किसी व्यावसायिक कार्य का संपादन करता है। उसका कर्तव्य यह देखना है कि व्यावसायिक क्रियाएं कंपनी की नीतियों के अनुरूप संपादित हो रही हैं। आंतरिक अंकेक्षक को प्रबंधक जितना प्रभावशाली बनाना चाहें उतना ही प्रभावशाली बना सकते हैं। अतः आंतरिक अंकेक्षक को प्रबंधकीय ढांचे में किसी उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। आंतरिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व रक्षात्मक है। यह देखना है कि व्यापार की संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा का उचित प्रबंध है। व्यापार में होने वाले खर्चे उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। प्रत्येक व्यवहार के लिए निर्धारित की हुई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है तथा हिसाब किताब व्यवहारों का एक सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के रक्षात्मक भाग की तुलना एक सिपाही से की जा सकती है। जैसे सिपाही की उपस्थिति मात्र से गड़बड़ करने वालों के लिए पर्याप्त भय का कारण होती है, उसी प्रकार यह तथ्य कि आंतरिक अंकेक्षण न किए जाने किस समय बिना पूर्व सूचना के किस कर्मचारी के कार्य को जांच कर ले, प्रत्येक कर्मचारी के मन में एक भय बनाए रखता है जिससे वह अपना कार्य सावधानी से करता है और गड़बड़ी करने का साहस नहीं करता। लेकिन एक आंतरिक अंकेक्षक को सिपाही से इससे अधिक समानता नहीं है। सिपाही का अर्थ दूसरों को द्वारा बनाए गए कानूनों का कायम करना है और यह देखना है कि व्यक्ति उन कानूनों का पालन करते हैं या नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने अनुभव के आधार पर यह देखे कि कोई कानून विशेष उचित है अथवा अनुचित, प्रभावशाली है अथवा नहीं। एक आंतरिक अंकेक्षक इसके विपरीत यह देखता है कि निर्धारित नियमों का न केवल पालन ही किया जाता है बल्कि वे उचित और प्रभावशाली भी हैं। इस संबंध में उसका यह भी उत्तरदायित्व है कि वह इन नियमों का अध्ययन कर सुधार के संबंध में समय समय पर प्रबंधकों को रचनात्मक सुझाव दे। आंतरिक अंकेक्षण का विशेष महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। बड़े व्यवसायों के लिए आंतरिक अंकेक्षण एक आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में तो इसकी वैधानिक महत्व भी बढ़ गया है। भारतीय विधान के अंतर्गत एक कंपनी तथा शाखाओं के हिसाब किताब का अंकेक्षण योग्य अंकेक्षण द्वारा करवाना अनिवार्य है, लेकिन यदि किसी कंपनी की शाखा आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध है और आंतरिक अंकेक्षक एक योग्य अंकेक्षक है तो केंद्रीय सरकार प्रार्थना पत्र देने पर उस शाखा की अनिवार्य वैधानिक अंकेक्षण को मुक्त कर देती है। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र देने पर कंपनी के प्रबंध संचालक तथा मैनेजर के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि
आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध संतोषजनक है। कंपनी अंकेक्षक का यह लिखित कथन भी उसकी राय में आंतरिक अंकेक्षक का प्रबंध पर्याप्त है और शाखा के हिसाब किताब ठीक रखे गए हैं, प्रार्थना पत्र के साथ दिया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4)A के अंतर्गत आदेश जारी करके अंकेक्षक को यह कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 25 लाख रुपए से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कंपनियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट में यह बताए कि उस कंपनी का आंतरिक अंकेक्षण की समुचित व्यवस्था है अथवा नहीं। ऐसी व्यवस्था के अभाव में अंकेक्षक की रिपोर्ट मर्यादित रिपोर्ट हो जाएगी। केंद्रीय सरकार के इस आदेश के ने आंतरिक अंकेक्षण का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। आंतरिक निरीक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य व्यवसाय के प्रबंधकों को यह विश्वास दिलाना है कि उसके द्वारा लागू की गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रभावपूर्ण है। दूसरा, यह देखना कि व्यवहार अधिकृत है। यह निर्धारित करना कि व्यवसाय में जितने भी व्यवहार हुए हैं वे सब अधिकृत हैं। छल कपट को ढूंढना। आंतरिक अंकेक्षण का यह एक उद्देश्य है कि यदि गुटबंदी के द्वारा छल कपट हुए हैं तो वे शीघ्र पकड़ में आ जाएं। छल कपट को रोकना। व्यवसायियों के कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर छल कपट को रोकना भी इसका उद्देश्य है। अशुद्धियों को रोकना व ज्ञात करना। कर्मचारियों का नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें सावधानी में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इससे अशुद्धियां कम होती हैं। यदि कुछ अनुशुद्धियां आंतरिक निरीक्षण द्वारा भी पकड़ में न आवे तो वे आंतरिक अंकेक्षण द्वारा पकड़ में आ सकती हैं। वैधानिक अंकेक्षण का सुगम बनाना। इसका उद्देश्य वैधानिक अंकेक्षण द्वारा वार्षिक अंकेक्षण कार्य को सुगम बनाना भी है। यदि व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण का संतोषजनक प्रबंध है तो वैधानिक अंकेक्षण शीघ्र ही सुगमता से समाप्त हो जाएगा। संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा की व्यवस्था देखना। इसके द्वारा यह भी देखा जाता है कि संपत्तियों का लेखा ठीक किया गया है तथा सब प्रकार की क्षतियों से रक्षा के लिए उचित प्रबंध कर लिया गया है। प्रक्रियाओं में सुधार करना। व्यवहारों के लेखे के संबंध में जो प्रक्रियाएं प्रोसीजर्स हैं उनकी कमजोरियों को निकालना व आवश्यक सुधार करना भी उनका उद्देश्य है। योजनाबद्धता की जांच करना। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा यह भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के संबंध में जो योजना बनाई गई थी तथा जो प्रक्रिया नियत की गई थी उन्हीं के अनुसार कार्य हुआ है। पुनर्निरीक्षण रिव्यू करना। कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य का पुनर्निरीक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। आंतरिक अंकेक्षण को यह देखना होता है कि विद्यमान आंतरिक नियंत्रण ठोस प्रभावशाली है। लेखा प्रणाली की कुशलता का मूल्यांकन। आंतरिक निरीक्षण अंकेक्षक लेखा प्रणाली की कुशलता का मूल्यांकन करके उनकी प्रभावशीलता के बारे में विश्वास दिलाता है। यह देखता है कि वित्तीय एवं लागत लेखे परिणामों की सही रूप से प्रकट करते हैं। स्थापित नीतियों का अनुसरण। व्यवसाय में स्थापित योजनाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं में यदि विचरण पाया जाता है तो उसे आंतरिक अंकेक्षक द्वारा प्रबंधकों को सम्मुख लाया जाता है। आंकड़ों की विश्वसनीयता। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा यह आश्वस्त किया जाता है कि प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने के लिए जो आंकड़े उत्पन्न किए जाते हैं वे पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं। निष्पत्ति की गुणवत्ता। आंतरिक अंकेक्षण मानव व मशीन की निष्पत्ति की गुणवत्ता के रूप में भी मूल्यांकन किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग की आवश्यकताएं। रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण विभाग सफलतापूर्ण अपना कार्य तभी कर सकता है जबकि उसे नीचे बताई गई 3 विशेषताएं हों। पर्याप्त कर्मचारी, एडिक्वेट स्टाफ। आंतरिक अंकेक्षक एक योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। उसे न केवल लेखाशास्त्र व अंकेक्षण विभाग का ही ज्ञान होना चाहिए बल्कि प्रबंधकीय नियंत्रणों का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास पर्याप्त कर्मचारियों की टोली होनी चाहिए। यदि आंतरिक अंकेक्षक के पास स्टाफ नहीं है तो वह प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता। उसे कई व्यक्तियों से कार्य की जांच करनी पड़ती है तथा व्यवसाय के कई पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। यदि उसे स्टाफ कम मिला हो तो आंतरिक अंकेक्षण एक दिखावा मात्र रह जाएगा।
एक कमजोर आंतरिक अंकेक्षण से तो अच्छा यही है कि आंतरिक अंकेक्षण बिल्कुल न हो, क्योंकि इससे अन्य सावधानियां तो बढ़ती जा सकेंगी। योग्य कर्मचारी, कॉम्पिटेंट पर्सनल। एक सफल अंकेक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारी ही आवश्यक नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों का योग्य होना भी उतना ही अनिवार्य है। इसके लिए ये आवश्यक है कि कर्मचारी शिक्षित एवं अनुभवी हों, उन्हें लेखा व अंकेक्षण प्राविधियों टेक्निक्स का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। उनकी किसी भी समस्या के संबंध में पूछताछ करने की आदत होनी चाहिए। किसी विषय पर वे तब तक सोच रहे और स्पष्टीकरण मांगते रहें तब तक कि उन्हें पूर्ण संतोष न हो जावे। पर्याप्त स्वतंत्रता, आंतरिक निरीक्षण अंकेक्षक के लिए एक स्वतंत्र वातावरण का मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह कंपनी का कर्मचारी होता है और उसे अपने कार्य के संबंध में कंपनी के किसी अधिकारी को रिपोर्ट देनी होती है, इसलिए वह उतनी स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकता जितना कि एक वैज्ञानिक अंकेक्षक कर सकता है। फिर भी इसे निम्नलिखित बातों पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंकेक्षण कार्य संबंधी स्वतंत्रता, आंतरिक अंकेक्षक को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने स्वयं अपने कार्य के विभाजन की योजना बना सके। उसे प्रमाणन व सत्यापन किस प्रकार करना है तथा अंकेक्षण कार्य की क्या विधियां होंगी, इस सब का निर्धारण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने कार्यक्रम के संबंध में आंतरिक अंकेक्षक को भी किसी बड़े अधिकारी के सामान्य अनुमोदन, जनरल अप्रूवल प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके दैनिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के संबंध में, यदि आंतरिक अंकेक्षक को अपने कार्य के संबंध में किसी छोटे अधिकारी को रिपोर्ट देनी हो तो वह छोटे अधिकारी को ऊपर से सभी अधिकारों व उसने अंकेक्षक के अधिकारी हो जाएंगे, इसकी स्वतंत्रता में कमी आवेगी। आंतरिक अंकेक्षक के लिए यह तय किया जाना चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा। ऐसी दशा में वह छोटे अधिकारियों के अनुचित प्रभाव का शिकार नहीं होगा। कर्तव्य विभाजन के संबंध में, आंतरिक अंकेक्षक के कर्मचारी उसके अधीन ही कार्य करें, उन्हें व्यवसाय के अन्य व्यवहारों के संबंध में किसी के द्वारा कार्य नहीं दिया जावे। स्वतंत्रता बहुत कुछ व्यक्ति पर निर्भर करती है। एक चतुर आंतरिक अंकेक्षक भी काफी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और एक वैधानिक अंकेक्षक भी एक बड़ी सीमा की स्वतंत्रता का समर्पण कर सकता है। आंतरिक अंकेक्षण विधि, इंटरनल ऑडिट मेथोडोलॉजी। जैसा कि आंतरिक अंकेक्षण की परिभाषा से स्पष्ट है कि आंतरिक निरीक्षण का क्षेत्र लेखा के आंतरिक आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की ओर भी बढ़ता जा रहा है। जब आंतरिक अंकेक्षण विभाग को किसी क्रिया की जांच का कार्य सुपुर्द किया जाता है तो इस विभाग द्वारा निम्नलिखित विधि अपनाई जानी चाहिए। जिस कार्य की जांच करनी हो उसे परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि क्रय प्रक्रिया की जांच करनी है तो यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि केवल सामग्री के क्रय की प्रक्रिया ही जांची नहीं जाएगी अथवा संपत्ति आदि समस्त वस्तुओं की क्रय विक्रय की जांच की जाएगी। इसके पश्चात उस कार्य के संबंधित नीति, उसकी प्रक्रिया तथा नियंत्रण विधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके संबंध में कार्य प्रवाह चार्ट, वर्क फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। अगला कदम उस कार्य से संबंधित व्यवहारों के कुछ नमूने चुनना होगा। ये नमूने समस्त व्यवहारों के प्रतिनिधि होने चाहिए। नमूनों के व्यवहारों की प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण जांच की जानी चाहिए। जांच में प्रपत्र एवं प्रमाणकों की जांच, संस्था के कर्मचारियों तथा बाहर के लोगों से साक्षात्कार करना और साथियों के संदर्भ प्राप्त करना सम्मिलित है। जांच किए गए कार्यों का महत्वपूर्ण त्रुटियों के साधारण त्रुटियों से अलग कर देना चाहिए। इसके कारण इनके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा दुष्प्रभाव का पता लगाना चाहिए। अंत में अपनी जांच के संबंध में प्रबंधकों को रिपोर्ट दी जानी चाहिए। रिपोर्ट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि व्यस्त प्रबंधकों के पास बड़ी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन रिपोर्ट इतनी संक्षिप्त भी नहीं होनी चाहिए कि उसका सही अर्थ निकालने में कठिनाई हो। रिपोर्ट की त्रुटियां को दूर करने के उपायों में यथासंभव वर्णन करना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली एवं आंतरिक अंकेक्षण में अंतर। आंतरिक निरीक्षण एवं
आंतरिक अंकेक्षण इस बात में समान है कि दोनों में जांच कार्य होता है, लेकिन ये एक दूसरे से निम्नलिखित बातों से भिन्न है। कार्य की प्रकृति। आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के संबंधों को लिखने की एक प्रणाली है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण उस लेखे की जांच की प्रणाली है। जांच का समय। आंतरिक निरीक्षण के द्वारा व्यवहार इस प्रकार लिखे जाते हैं कि जांच कार्य लेखे के साथ साथ होता जाता है। आंतरिक अंकेक्षण में जांच कार्य तब शुरू की जाती है जब लेखा कार्य समाप्त हो जाता है। छल कपट की खोज। आंतरिक निरीक्षण एक ऐसा उपाय है जिससे छल कपट का कार्य के दौरान ही पता चल जाता है। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा छल कपट का पता तब चलता है जब कार्य समाप्त हो जाता है। प्रभावशाली होने की जांच। आंतरिक निरीक्षण ये विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली विश्वास एवं प्रभावशाली है अथवा नहीं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण यह विश्वास दिलाता है कि लेखा प्रणाली और आंतरिक निरीक्षण दोनों विश्वस्त व प्रभावशाली हैं अथवा नहीं। उपदेशक या प्रयोजक क्रिया। आंतरिक अंकेक्षण एक उपदेशक क्रिया है, जबकि आंतरिक निरीक्षण एक प्रयोजक ऑपरेटिंग क्रिया है। निरीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के द्वारा हिसाब किताब के लेखन प्रक्रिया के साथ साथ जांच क्रिया भी चलती रहती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण के लेखे का पुनर्निरीक्षण होता है। पृथक व्यक्ति। आंतरिक निरीक्षण में लेखा व जांच करने वाले वही व्यक्ति होते हैं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण की जांच करने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, उनका लेखा करने से कोई संबंध नहीं होता। आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण व आंतरिक नियंत्रण में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल। जैसा इस में प्रारंभ में बताया जा चुका है कि आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ही विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत ये सब नियंत्रण आते हैं जिन्हें एक संस्था में अपनाया जाता है, जैसे संपत्तियों की रक्षा के लिए अपनाए गए नियंत्रण, कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय, व्यवसाय के विकास की योजना, लेखा नियंत्रण आदि। इस प्रकार व्यवसाय के किसी भी पहलू को नियंत्रित करने वाले उपाय आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक व्यवहारों का लेखा कार्य भी व्यवसाय का एक पहलू है और उसके संबंध में अपनाए गए नियंत्रण कार्य भी आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत ही आते हैं। ये नियंत्रण कार्य प्राय दो रूप लेते हैं, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंतरिक नियंत्रण वह एक विस्तृत पद टर्म है और आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण इसके अंग मात्र हैं। वैधानिक अंकेक्षण। जो अंकेक्षण किसी विधान के अंतर्गत अनिवार्य तय किया जाता है उसे वैधानिक अंकेक्षण स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण के अधिकार कर्तव्य व दायित्व निर्धारित किए जाते हैं।